देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कला संबद्ध और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। कला संबद्ध वे कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत, यानी कि कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स। कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स। देखिए ये होते क्या हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर अगर समय के साथ नियत हो, अर्थात समय के साथ उनकी कला में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो, तो ऐसे प्रकाश स्रोत कहलाते हैं कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। और अगर कलांतर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत कहलाते हैं कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। लेजर जो प्रकाश होता है वो अपने आप में एक उच्च कोटि का कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होता है। लेजर प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं, लेजर लाइट की। अगर दो अलग अलग बल्ब हैं या दो अलग अलग मोमबत्तियां हैं, वो कभी भी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत नहीं हो पाती हैं, वो कला असंबद्ध होती है। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए आपको एक ही प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत अगर अपन प्राप्त कर लेते हैं तो वो कला संबद्ध होते हैं। कैसे? जैसे आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसके आगे यहाँ कोई प्रकाश स्रोत अपन ने रखा हुआ है। अगर उस कार्डबोर्ड में अपन दो छिद्र करें तो अब ये दोनों जो छिद्र है प्रकाश स्रोत का जो कार्य करेंगे, ये दोनों छिद्र जो प्रकाश स्रोत का कार्य कर रहे हैं, ये दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं, यही कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे। यानी एक ही स्रोत से अगर अपन दो प्रकाश स्रोत प्राप्त करेंगे तो वो कला संबद्ध होंगे। इसके जो कि ये जो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत अपन प्राप्त कर रहे हैं, ये वास्तविक भी हो सकते हैं और आभासी भी हो सकते हैं। जैसे अपने कोर्स में एक प्रयोग है यंग का द्विछिद्र प्रयोग, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे शॉर्ट में अपन YDSE लिखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें दोनों जो प्रकाश स्रोत होंगे, जो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे, वो दोनों ही प्रकाश स्रोत कला संबद्ध जो होंगे वो वास्तविक होंगे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट और है फ्रेनेल द्विप्रिज्म, वो अपने कोर्स का हिस्सा है नहीं, पुराने सिलेबस में ये हुआ करता था। उसमें दोनों जो कला संबद्ध जो प्रकाश स्रोत बनते हैं, वो दोनों प्रकाश स्रोत आभासी होते हैं, जबकि यंग के प्रयोग में दोनों कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो ये अपन को अब लिखना है कि ये कला संबद्ध क्या है और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत क्या है। परिभाषाएं अपन ने इनकी जान ली है, तो देखिएगा क्या लिखेंगे। वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ नियत रहता है। वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ नियत रहता है, यानी अपरिवर्तित रहता है, यानी समय पर निर्भर नहीं करता है। वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ नियत रहता है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ये लीजिए, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। फिर देखें, एक ही स्रोत से प्राप्त दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं जो वास्तविक या आभासी हो सकते हैं।
एक ही दो स्रोत, ध्यान क्या कहा मैंने, एक ही स्रोत से प्राप्त दो स्रोत, एक ही स्रोत से प्राप्त दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं जो वास्तविक या आभासी हो सकते हैं। कहां कहां है देखो, यंग द्विछिद्र प्रयोग, यानी कि यंग्स, देखो यंग्स द्विछिद्र प्रयोग अपने सिलेबस में का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, वही आएगा। लेकिन फ्रेनेल द्विप्रिज्म अपने सिलेबस में से हटा दिया गया, वो है नहीं। पहले जो पुराना सिलेबस हुआ करता था उसमें था ये, एक ही स्रोत से प्राप्त दो स्रोत कला संबंध होते हैं जो वास्तविक या आभासी हो सकते हैं। यंग द्विछिद्र प्रयोग यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग द्विछिद्र प्रयोग में दोनों प्रकाश स्रोत वास्तविक जबकि फ्रेनल द्विप्रिज्म यानी बाइप्रिज्म जिसे अपन बोलते हैं, जबकि फ्रेनल द्विप्रिज्म प्रयोग में दोनों प्रकाश स्रोत आभासी होते हैं। तो ये अपन ने जान लिया कि इसमें तो दोनों कैसे होंगे, वास्तविक, और फ्रेनल द्विप्रिज्म में कैसे होते हैं, आभासी, या यूं कह सकते हैं काल्पनिक होते हैं फ्रेनल द्विप्रिज्म प्रयोग के अंदर, जबकि यंग द्विप्रिज्म, जबकि YDAC के अंदर कैसे होंगे, ये वास्तविक होंगे। फिर देखिए एक पॉइंट और मैंने जो बताया था कि लेजर प्रकाश का, मैंने क्या कहा था, लेजर प्रकाश एक वर्णीय, लेजर पढ़े या लेसर पढ़े, LASER, लेजर, जो लेजर या लेसर कुछ भी पढ़ लें, लेसर प्रकाश एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक, लेसर प्रकाश एक वर्णी उच्च कला संबंध स्रोत होते हैं। एक वर्णी उच्च कला संबद्ध स्रोत होते हैं, ये लीजिए। ये तो अपन ने कला संबंध स्रोत के बारे में लिया। और दो भिन्न जो स्वतंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, कला असंबंध होते हैं, यानी कि जो कला असंबंध प्रकाश स्रोत होते हैं उनसे कभी भी व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। व्यतिकरण की घटना होने के लिए प्रकाश स्रोतों का कला संबंध होना क्या है, आवश्यक है। तो देखिए ये तो कला संबंध के बारे में लिखा, कला असंबंध के बारे में और लिख लीजिए आप, कि कला असंबंध के बारे में क्या लिखेंगे, वे दो स्रोत, इसका उल्टा कर दीजिए आप, वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर का मान वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। कलांतर का मान समय के साथ
समय के साथ परिवर्तित होता है, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। कला असंबद्ध प्रकाश ये लीजिए, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और वो पहले वाले कैसे थे? कला संबद्ध कहलाते हैं। यानी जिनमें समय के साथ नियत रहता है वो तो कला संबंध, और जिनमें नियत नहीं रहता है वो कैसे कहलाएंगे? कला असंबद्ध। दो भिन्न स्वतंत्र स्रोत कला असंबद्ध होते हैं। दो अलग अलग मोमबत्तियां हो, दो अलग अलग बल्ब हो, दो स्वतंत्र, यह कह सकते हैं दो भिन्न स्वतंत्र, दो भिन्न स्वतंत्र, दो भिन्न स्वतंत्र स्रोत कला असंबद्ध होते हैं। कला असंबद्ध होते हैं। दो भिन्न स्वतंत्र स्रोत कैसे होते हैं? कला असंबद्ध होते हैं। यही कारण है कि दो मोमबत्ती या दो बल्बों द्वारा व्यतिकरण की घटना को नहीं देखा जा सकता होते हैं। यही कारण है कि दो मोमबत्ती या दो बल्बों द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण को प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अब अपन ने जो लिख लिया इसे पढ़ लें, क्या पता उस टॉपिक की तरह हो जाए कि वहां टॉपिक तो अपन पढ़ रहे थे परावर्तन और हेड में डाल दिया था अपवर्तन। तो एक बार रीड करके देख लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। कला संबद्ध व कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स, वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ नियत रहता है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। एक ही स्रोत से प्राप्त दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं, जो वास्तविक या आभासी हो सकते हैं। यंग द्विछिद्र प्रयोग यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों प्रकाश स्रोत वास्तविक, जबकि फ्रेनेल द्विप्रिज्म प्रयोग में दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होते हैं? आभासी। यंग द्विछिद्र प्रयोग तो अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेसर प्रकाश एक वर्णीय उच्च कला संबंध स्रोत होते हैं। वे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दो भिन्न स्वतंत्र स्रोत कला असंबद्ध होते हैं। यही कारण है कि दो मोमबत्ती या दो बल्बों द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण को प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। देखिए, ये अपने पास टॉपिक कला संबंध और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत का हुआ। अब नेक्स्ट जो अपन चर्चा करेंगे वे प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा लिखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखेंगे, क्योंकि इसका बार बार उपयोग होगा कि व्यतिकरण में है क्या, दो तरंगें अध्यारोपित हो रही है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत का अपन इसमें उपयोग करेंगे। तो इसलिए पहले तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और अपन जान लें, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है।
तो देखिए अब अपन जान लेते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती है और संचरित होती हुई अध्यारोपित जब ये तरंगें होती हैं तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है वो अध्यारोपित होने वाली सभी तरंगों के विस्थापनों का सदिश योग होता है। क्या कहा मैंने, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं और अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग बनती है उस परिणामी तरंग का विस्थापन अध्यारोपित होने वाली सभी तरंगों के विस्थापनों का क्या होता है, सदिश योग होता है। यह तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अर्थात y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस yn वेक्टर, यानी सभी तरंगों के विस्थापन को क्या करेंगे अपन इसमें सदिश योग कर देंगे। तो देखिए ये सिद्धांत है क्या, अपन इसे इस तरह से ले लेंगे। जब दो या दो से अधिक तरंगें, जब दो या दो से अधिक तरंगें, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर, जब दो या दो से अधिक तरंगें ये माध्यम के किसी बिंदु पर, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, कि किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, जब दो या दो से तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात तो देखो मैंने क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात यूं कह सकते हैं परिणामी तरंग का जो विस्थापन y वेक्टर है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापन होगा क्या होगा, सदिश योग। अर्थात y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस yn वेक्टर। ये लीजिए, यह है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग हो या अनुप्रस्थ तरंग हो, सभी प्रकार की तरंगों के लिए क्या होता है, लागू होता है। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है प्रकाश, और अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि ध्वनि की तरंग। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ वे अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के लिए
दोनों प्रकार की तरंगों के लिए क्या है, सत्य है, या दोनों प्रकार की तरंगों के लिए क्या होता है, ये सिद्धांत लागू होता है। यहां अध्ययनों का सिद्धांत पूरा हो गया। अब अपन बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण की। अब देखो प्रकाश का व्यतिकरण है क्या, मैं परिभाषा बता दूं फिर अपन इसे लिखेंगे। जब दो कला संबंध प्रकाश तरंगें मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब दो कला संबंध प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। ऊर्जा के पुनर्वितरण की, क्योंकि इसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती, जो अपन सिद्ध करेंगे। तो ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो वितरण हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कह रहे हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण। अगर तरंगें समान कला में मिलती हैं तो तीव्रता अधिकतम होती है, इसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और अगर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं तो परिणामी तीव्रता होती है न्यूनतम, इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। मैं एक बार फिर से परिभाषा को बोल दूं, जब दो कला संबंध प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ही प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। अब अपन इस परिभाषा को लिखते हैं। देखिए अपन ने कला संबंध प्रकाश स्रोत जान लिए थे, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी अपन ने जान लिया था। अब अपन बातें करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण की, कि प्रकाश का व्यतिकरण है क्या। सिंपल सी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो ये तरंगों के अध्यारोपण की घटनाएं हैं। चार प्रकार की घटनाएं होती हैं तरंगों के अध्यारोपण की, उनमें से अपन पहली जो पढ़ रहे हैं वो है व्यतिकरण। लेकिन अपने यहाँ प्रकाश के अंदर अपने जो घटनाएं दी हुई हैं वो दी हुई है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इस अध्याय में अपन केवल इन्हीं की चर्चाएं करेंगे। तो तरंगों का अध्यारोपण अपन ने जान लिया था क्या होता है। अब अपन जानेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। जब दो तरंगे जो कला संबद्ध हो, यानी कि कोहेरेंट सोर्स से मिल रही हो, कला संबंध हो यानी जिनकी आवृत्ति समान हो, अगर ये एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, जब दो कला संबंध प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश का व्यतिकरण है क्या। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देखो पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लें। जब दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगे, जब दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगे यानी जिनकी आवृत्ति समान है, जब दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई, जब दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम, किसी बिंदु पर अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है,
ऊर्जा के पुनर्वितरण, ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। देखिए, ये अपने प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा दे दी। जब दो कला संबंध, ये कला संबंध शब्द आना इसमें जरूरी है, जब दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश तरंगों का, इस घटना को ही प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को ही प्रकाश तरंगों क्या कहते हैं? व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का है। जहां तीव्रता अधिकतम होती है उसे कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण, और जहां तीव्रता न्यूनतम होती है उसे कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण। अब अपन इसमें बात कर लें प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, क्या इसके लिए कंडीशंस हैं। तो देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण कब संभव है? तो पहली जो शर्त है उसकी यह है कि दोनों जो प्रकाश स्रोत, दोनों जो तरंगे हैं वो कला संबद्ध होनी चाहिए, जिनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होगी, यानी कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होनी चाहिए, पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त। दूसरी, प्रकाश तरंगे एक वर्णीय होनी चाहिए, अर्थात उनकी तरंगदैर्घ्य एक समान हो, उनकी आवृत्ति समान हो, उनका संचरण एक ही दिशा में हो रहा हो। प्रकाश तरंगे अध्रुवित हो। अगर वे ध्रुवित है, ध्रुवण है क्या, अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, टॉपिक है अगला ध्रुवण अपने पास प्रकाश का। अगर वो ध्रुवित है तो उनका ध्रुवण तल एक ही होना चाहिए, यानी कि समान ध्रुवण तल उनका होना चाहिए। फिर इसके पश्चात मैंने बताया एक ही दिशा में संचरित इनका होना चाहिए। इनका आयाम लगभग समान या समान होना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्ट्रास्ट यानी विपर्यास अच्छा अपन को प्राप्त होता है। और स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। तो अब अपन पहले प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा के बाद प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तों को लिख करके फिर इसकी गणितीय विश्लेषण अपन इसका करेंगे, जो कि एक बड़ी और अच्छी डेरिवेशन है। तो अब अपन बात कर लें प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, क्या क्या कंडीशंस हैं। देखो, व्यतिकरण की अपन ने परिभाषा दे दी है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें। प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, ये प्रकाश के व्यतिकरण हेतु शर्तें। क्या क्या शर्त है? देखो, नंबर एक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबंध होने चाहिए। सबसे पहली शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो। कला संबद्ध होने से क्या होगा? स्थायी व्यतिकरण अपन को प्राप्त होगा। अगर कला संबंध नहीं है तो वो जो इंटरफेरेंस होगा वो डायनेमिक होगा, यानी बदलने वाला, जिसका अपन एक निश्चित विश्लेषण नहीं कर सकते। तो यहां मैं कह सकता हूं दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो, तो मैं इसके लिए यूं कह सकता हूं स्थायी व्यतिकरण हेतु। नंबर सेकंड, दूसरी शर्त, कि दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो। कला संबंध होगी तो ही आवृत्ति समान हो जाएगी। दोनों तरंगों की
आवृत्ति समान हो। तीसरी शर्त, प्रकाश क्या होना चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो। दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो। चौथी शर्त अगर अपन बात करें तो चौथी शर्त अपन ये कह रहे हैं दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट हो। दोनों जो कला संबंध स्रोत हैं दोनों एक दूसरे के क्या हो, अति निकट। अन्यथा अगर स्रोत दूर दूर हुए तो इनके बीच की जो कला है उसमें फर्क आ जाएगा, उस पर वो नियत नहीं रह पाएगी। तो देखो चौथी जो शर्त अपन लिख रहे हैं कि दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट हो। दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट हो। पांचवी जो शर्त है अपन उसकी बात करें तो दोनों तरंगों के आयाम कैसे हो, समान हो या लगभग समान हो। दोनों तरंगों के आयाम समान या लगभग समान हो। ऐसा किस लिए, क्योंकि अगर अपन को अच्छा विप्रयास चाहिए यानी उच्च विप्रयास अगर चाहिए तो यह कुछ विप्रयास का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। देखो कॉन्ट्रास्ट विप्रयास एक प्रकार की चमक, या यूं कह सकते हैं उच्च विप्रयास यानी कि कॉन्ट्रास्ट हेतु। छठी शर्त की अपन बात करें तो प्रकाश स्रोत एक वर्णी हो यानी मोनोक्रोमेटिक हो, अर्थात या तो वो लाल रंग के, हरे रंग के, बैंगनी, कोई सा भी एक ही रंग हो, मोनोक्रोमेटिक हो यानी एक ही तरंगदैर्घ्य उनकी हो। तो अपन यूं कह सकते हैं कि नंबर 6 से प्रकाश स्रोत एक वर्णी हो, मोनोक्रोमेटिक हो। नंबर 7 शर्त, सातवीं शर्त अपन देखेंगे दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो, चौड़े नहीं हो। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। विशेषकर यंग द्विस्लिट प्रयोग जो अपन पढ़ेंगे गणितीय विश्लेषण के बाद, उस यंग द्विस्लिट प्रयोग यानी YDSC के अंदर अपन इसी चीज को देखेंगे कि प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, अत्यंत संकीर्ण हो। लास्ट आठवीं जो शर्त अपन लिख रहे हैं प्रकाश के व्यतिरण को होने के लिए वो है यदि दोनों प्रकाश तरंगे कैसी हो, ध्रुवित हो। पहली बात तो ये अध्रुवित हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो ध्रुवित है तो उनका ध्रुवण तल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ध्रुवण है कि अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में कि अपन के, देखो चलो जान लेते हैं कि जो साधारण प्रकाश होता है उसके कंपन सभी संभव दिशाओं में होते रहते हैं। ऐसे प्रकाश को अपन अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब अपन इसे किसी पोलराइड या किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल से गुजारते हैं, किसी पोलराइड या टूरमेलिन के क्रिस्टल से गुजारते हैं तो इसके कंपन किसी एक तल में सीमित हो जाते हैं, किसी एक तल में सीमित हो जाते हैं। ऐसे प्रकाश को कहा जाता है ध्रुवित प्रकाश। और इस अध्रुवित प्रकाश के ध्रुवित प्रकाश में बदलने की ये जो घटना है इसे कहा जाता है ध्रुवण। तो मैं यही कह रहा हूं अगर प्रकाश ध्रुवित है तो उनका ध्रुवण तल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो आठवीं और लास्ट जो शर्त अपन लिख रहे हैं वो ये है यदि दोनों प्रकाश तरंगे यदि दोनों प्रकाश तरंगे यदि दोनों प्रकाश तरंगे
यदि दोनों प्रकाश तरंगें ध्रुवित हों, तो उनकी ध्रुवण प्रकृति क्या हो, समान हो तो उनकी ध्रुवण प्रकृति समान हो, यानी कि जिस तल में एक कंपन कर रहा हो उसी के अंदर दूसरे के भी क्या हो, कंपन हो। तो ये अपने पास आ गई है प्रकाश के व्यतिकरण हेतु शर्तें। तो देखिए क्या शर्तें हैं, जानो उनको। नंबर एक बार मैं पढ़ दूं। नंबर फर्स्ट, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध हो। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शर्त यही है व्यतिकरण होने के लिए, स्थायी व्यतिकरण के लिए जरूरी है। दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या हो, समान हो। दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो। दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट हो। दोनों तरंगों के आयाम समान या लगभग समान हो। उच्च विपर्यास या कॉन्ट्रास्ट के लिए प्रकाश स्रोत एक वर्णी हो, यानी मोनोक्रोमेटिक हो। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। नंबर 8, यदि दोनों प्रकाश तरंगें ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवण प्रकृति क्या हो, समान हो। यह है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अब अपन बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस।